नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, क्लासिकल, क्वांटम और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। ये वीडियो जो है मैकेनिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्रक्स है ये मैकेनिक्स का। और आपकी जो डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा, मैकेनिक्स एक्चुअली में है क्या वो भी आपको नॉलेज हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और एज आप लोग देख सकते हैं वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहे हैं। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इन वीडियोस को और भी आगे अपलोड करने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड स्टडी करने वाले हैं, मैकेनिक्स आखिर है क्या। जैसा कि हमने बोला कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिजिक्स के किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मैकेनिक्स है क्या। ओके, सो मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है। और आप ये समझिए कि हम यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंडर। तो मैकेनिक्स के एम वर्ड से आपको क्या याद रखना है, मैकेनिक्स इम्प्लाइज मोशन। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए, मैकेनिक्स का एम मीन्स मोशन। अब ये मोशन है क्या। सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए मोशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, की वर्ड है ना। मैकेनिक्स के एम से आपको याद रखना चाहिए कि मोशन है, और मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है। अब इसके अंडर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड एट रेस्ट। ओके, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब फिजिकल मीन्स जिन्हें आप आंख से देख सकते हैं, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। और मोशन में है तो हमने ये बात की थी, मैकेनिक्स मीन्स मोशन। मोशन का क्या मीनिंग है, मोशन वर्ड आया है मूवमेंट से। जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो वहां पर मोशन होता है, कुछ ना कुछ उनकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, राइट। और रेस्ट मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, कि कोई भी चीज मोशन नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जीरो होगी। तो वो चीज़ हम बोल सकते हैं रेस्ट पर है। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, उसकी स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, वो अपनी जगह पर स्टिल है, तो वो रेस्ट पर होगी। ओके, और ऐसा कब हुआ, जब उसकी स्पीड जीरो थी, मतलब वो मोशन वहां पर जीरो था। तो बेसिकली हम मोशन को ही स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स के अंडर, और जब वो मोशन जीरो होगा तो वो कंडीशन रेस्ट की होगी। और ये मोशन हो रहे क्यों है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इंट्रैक्शन है या फिर इंटरनल इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन का मीनिंग है कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिक्रिया है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है। या तो वो एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, या फिर इंटरनल मतलब अंदरूनी। उस ऑब्जेक्ट के या तो अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है, या फिर एक्सटर्नली ऊपर से उस पर फोर्स लगाया जा रहा है जिससे वो मूव कर रही है। ओके, तो ये कंप्लीटली डेफिनेशन है मैकेनिक्स की, कि ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मोशन और रेस्ट में इसके अंडर स्टडी किए जाते हैं, कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल इंट्रैक्शंस के अंडर में। और मोशन यहाँ पर कीवर्ड आपको याद रखना है। अब देखिए मैकेनिक्स की बात आती है तो सबसे पहले आई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर भी जब हम मैकेनिक्स वर्ड में मोशन की बात करें, ये क्लासिकल क्यों है ये भी आपको अभी आगे पता पड़ जाएगा। मैकेनिक्स में मोशन की बात आती है तो मोशन मीन्स मूवमेंट। जो सबसे पहला लॉ आया था किसी भी चीज़ के मूव होने का, मोशन का, वो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबको याद है ऑब्वियसली। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आए थे 1687 में। ईयर याद रखना जरूरी नहीं है, बट फॉर द रेफरेंस आई हैव टोल्ड हियर। वो न्यूटन के 3 लॉज तो आपको पता ही होंगे, अदरवाइज हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए तो ये न्यूटन ने लॉज दिए थे ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर वेक्टोरियल मैकेनिक्स। वेक्टोरियल मैकेनिक्स क्यों होती है, क्योंकि न्यूटन ने जो अपने लॉज दिए थे उनमें फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम की बात हो रही थी। एफ मीन्स फोर्स, ए मीन्स एक्सेलरेशन और पी मीन्स मोमेंटम। ओके, तो इन सब की बात हो रही थी। और ये जो तीनों ही क्वांटिटीज है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनकी डायरेक्शन हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है, तो वो सभी जो है वेक्टोरियल क्वांटिटीज होती हैं। और इन फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, इन सब की बात हो सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को वेक्टोरियल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और ये किसके अंडर आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर। अब यहाँ पर सिर्फ वेक्टोरियल की बात हुई, तो ज़रूरत हुई कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और भी कुछ आना चाहिए, जहाँ पर स्केलर्स की भी बात हो सके। स्केलर्स मीन्स जहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है।
तो वहाँ से आए लैग्रैंज और हैमिल्टन। ओके, अब आपको ये समझ में आएगा। अब ये लैग्रैंज और हैमिल्टन किसने दिए थे? इन्हें दिया था डी एलम्बर्ट ने। इतना आपको याद रखना है। अब जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी उसे हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल दिया, बट ये जो लैग्रैंज और हैमिल्टन की है इसे हम कौन सी मैकेनिक्स बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम एनालिटिकल मैकेनिक्स। और ये आई क्यों? क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सिर्फ वेक्टर्स की बात हो रही थी, बट जो एनालिटिकल मैकेनिक्स है ना, यहाँ पर स्केलर की बात होगी। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी में जो है डायरेक्शन कुछ डिफाइन नहीं होती है। ओके, और ये यहाँ पर जो था मामला वो सारा डायरेक्शन पर डिपेंड था, तो वेक्टर क्वांटिटीज थी। और एनालिटिकल मैकेनिक्स में क्या होगा? स्केलर। और स्केलर टर्म क्या है? एनर्जी। और एनर्जी को ई से डिफाइन कर रहे हैं। अब इन दोनों में क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर ही आती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एनालिटिकल मैकेनिक्स, ठीक है। बट इनमें सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है कि ये वेक्टोरियल मैकेनिक्स और ये स्केलर टर्म्स में जो है डील करती है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारी एनालिटिकल मैकेनिक्स है इसे आप जनरलाइज कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। बट क्वांटम मैकेनिक्स में के अंडर में न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते ही नहीं हैं। तो हमें बेनिफिट क्या हुआ एनालिटिकल मैकेनिक्स का? कि इसे क्वांटम मैकेनिक्स में जनरलाइज किया जा सकता है, जहां पर न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए हमने बात की। होता क्या है ना कि साइंस हो या फिर कोई भी फिजिक्स का बैकग्राउंड है, एक चीज़ फेल हुई तो वो लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा छूट गया है जो कि नया होगा, क्योंकि वॉइड नहीं है। जहाँ कोई कमी दिखती है तो उस कमी को दूर करने के लिए रिसर्च की जाती है कि क्या छूट रहा है जिसके लिए कोई नई चीज़ यूनिवर्स में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वेक्टोरियल मैकेनिक्स को ही डिफाइन कर रहे थे न्यूटन के लॉज, तो बात आई कि स्केलर को कौन करेगा। तो उन्होंने एक अलग से जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर ही डिफाइन किया लैग्रैंज और हैमिल्टन को एनालिटिकल मैकेनिक्स में। और कमाल की बात क्या निकल के आई कि इसे तो जनरलाइज किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह के जो वॉइड्स होते हैं ना, जब यहाँ पर कमी पता चली तो दूसरी मैकेनिक्स को भी डिफाइन किया गया कि ये एक अलग इसका फिनोमेना है। इस तरह से डिफाइन होता है। तो फॉर द रेफरेंस आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो हमने क्या देखा क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ में न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एनालिटिकल मैकेनिक्स की बात होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स किन ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क कर रही है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब क्लासिकली हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो स्टार्टिंग पोजीशन में होती है। तब क्या था कि रिलेटिवली जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे, लोअर स्पीड्स होगी, उन पर ही ये वर्क कर रही थी। बट ऑल ऑफ अ सडन 1905 में आइंस्टाइन आए और उन्होंने एसटीआर देकर के पूरा ही फिनोमेना चेंज कर दिया। एसटीआर यू वेरी वेल नो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देती हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की ये जो दोनों पार्ट्स है, वेक्टोरियल एनालिटिकल, ये किन ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हमने पहले क्या बात की थी, जहाँ पर वॉइड होता है तो वहीं पर साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इस वॉइड को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है जो रह गया है हमसे जानने में, तो उसके लिए रिसर्च होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हुआ, रिलेटिवली लो स्पीड्स और मैसिव ऑब्जेक्ट्स पर वर्क कर रही थी। मैसिव ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, इन सब पर वर्क कर रही थी और लोअर स्पीड्स के लिए वर्क कर रही थी। बट क्योंकि आप खुद सोचिए, जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड कम नहीं होगी क्या? जितना ज़्यादा किसी का वजन होता है उतना ही तो धीरे चलेगा, हो सकता है तेज़ भी चलता हो। बट आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पर्सन, बट आई एम सेइंग दैट कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा वजनी होता है तो वो धीरे उसकी जो है स्पीड होती है, उस सेंस में हम ले रहे हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने क्या बताया कि c इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब ये परफेक्टली तो 3 नहीं होता है, 2.99 समथिंग होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 3 × 10⁸ लिखते हैं। ओके, और कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहता है हर किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर c क्या है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, मतलब लाइट की स्पीड है, प्रकाश की गति है निर्वात में। वैक्यूम मीन्स जहाँ हवा नहीं है, ठीक है। और ये आइडियल वैल्यू होती है, आइडियल कंडीशन होती है। और यहाँ पर क्या जनरेट हुआ था, थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेरी फेमसली नोन एज एसटीआर। अब हम क्या बात कर रहे थे कि जहाँ पर भी कोई वॉइड होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पता पड़ा लोअर स्पीड्स पर है, यहाँ पर आकर आइंस्टाइन ने बोल दिया कि लाइट की वेलोसिटी ये होती है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि डील करेगी ऑल पार्टिकल स्पीड से। मतलब लो स्पीड का झंझट ही खत्म हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक नई थ्योरी दे दी जो कि सारे पार्टिकल की स्पीड्स के साथ जो है डील कर रही है।
और इससे भी कमाल की बात क्या आई, जब ये ऑल पार्टिकल स्पीड के साथ डील कर रही है तो लोअर स्पीड पर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी चली जाती है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो यहाँ पर हमें डबल बेनिफिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक कमी तो दूर हो गई कि लो स्पीड की बात करी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, तो यहाँ पर STR आ गई जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और लो स्पीड पर है। पहले तो ये सारी पार्टिकल स्पीड पर डील कर रही है और लो स्पीड पर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी जा रही है। ठीक है, तो हमने एक जो डेफिशिएंसी है उससे तो डील कर लिया कि लो स्पीड वाली जो प्रॉब्लम थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, उससे हमने डील कर लिया। बट जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है मैसिव ऑब्जेक्ट्स की। ओके, तो यहाँ से कौन सी थ्योरी जनरेट हुई, आप देखिए लो स्पीड वाली से जो प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट को, उन्होंने बताया कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी जो कि सारे पार्टिकल स्पीड से डील कर रही है। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम थी रिलेटिवली मैसिव ऑब्जेक्ट्स के नाम की, जिससे क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वॉइड है ना यहाँ पर कि सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट से डील कर रही है। तो उसके लिए एक नई थ्योरी जनरेट हुई जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, इस दुनिया में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जिन्हें आप आंखों से देख सकते हैं और एक होते हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो का मीनिंग यही है कि बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में मैसिव ऑब्जेक्ट्स थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें आप आंखों से इजीली देख सकते थे। बट यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है वो एटॉमिक फिजिक्स में आती है, और न्यूक्लियर पार्टिकल्स की बात आती है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक साइज से डील करने वाली मैकेनिक्स कौन सी है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स इफ यू आर अ फिजिक्स लवर। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अब देखिए, मैं क्वांटम मैकेनिक्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स की एक खासियत है कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत इंटरेस्ट आता है, मैथमेटिकल टर्म्स भी होती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स जिनको पसंद है और जो कहते हैं कि ईजी है, हमें समझ में आ गया, उनके लिए आइंस्टाइन ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। जिन्हें लगता है कि उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई, असल में उन्हें फिजिक्स समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की ब्यूटी है। सो आइंस्टाइन टोल्ड इट, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। क्वांटम मैकेनिक्स जितना प्यारा सब्जेक्ट है, उसे समझना उतना ही टफ है। हमें लगता है कि हम समझ गए, बट इसमें कुछ ना कुछ नया निकलता ही जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, जब STR दी थी तो वो ऑल पार्टिकल स्पीड से डील करी थी और लो स्पीड पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी चल गई थी। यहाँ पर भी हम माइक्रोस्कोपिक साइज के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर आए, क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट्स पर ही क्लासिकल मैकेनिक्स काम कर रही थी। तो उस वर्ड को हमने यूज़ किया था रिसर्चर्स ने। ओके, बट यहाँ पर कमाल की बात क्या निकली क्वांटम मैकेनिक्स से, जब इसे अप्लाई किया गया लार्ज बॉडीज़ पर। यहाँ पर क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से, बट जब इसे लार्ज बॉडीज़ पर अप्लाई किया गया तो ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स वाले रिजल्ट देने लग जाती है। अब देखिए कितनी ब्यूटी है, मतलब जिन कमियों को हम दूर करने चले थे क्लासिकल मैकेनिक्स ही, उनसे नई थ्योरीज जनरेट हुई और वो उन टर्म्स को भी डिफाइन कर रही हैं जो पहले थी हमारे पास में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भी और क्लासिकल मैकेनिक्स को भी। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब सिर्फ वो खुद का एक नया एंगल नहीं लेकर आई हैं, जो पहले वाली थ्योरीज हैं उन्हें गलत साबित नहीं कर रही है, बट एक स्पेसिफिक दायरे में उन्हें सही साबित कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लो स्पीड्स पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ रही है और यहाँ पर लार्ज बॉडीज पर अप्लाई करने पर ये क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है जो क्वांटम मैकेनिक्स है। तो आप ब्यूटी देखिए इस चीज़ की, ये एक दूसरे को गलत नहीं ठहरा रही है बिल्कुल भी, सिर्फ एक दायरा तय कर रही है कि कहाँ पर कौन अप्लाई हो रहा है। आप कहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल, बट माई फ्रेंड्स इट इज़ यूजफुल फॉर रिलेटिवली मैसिव पार्टिकल्स के लिए यूजफुल है, रिलेटिवली स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूजफुल है। और अब आप कहेंगे ये यूज़ कहाँ आते हैं, इस तरह के मैसिव पार्टिकल्स और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग में। आप यहाँ पर देखिए, माइक्रोस्कोपिक साइज जो होता है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड हो जाती हैं। बट जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में क्लासिकल मैकेनिक्स ही यूजफुल होगी। इसलिए आप एक के बेनिफिट के लिए दूसरे को नकार नहीं सकते हैं, सब अपने अपने दायरे में एकदम जो है फिट होती है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने मैकेनिक्स के 3 पार्ट बताए थे आपको, क्लासिकल, क्वांटम और रिलेटिविस्टिक। हमने तीनों के बारे में स्टडी किया है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने स्टडी किया है, और हमने देखा है किस तरह से एक मैकेनिक्स में कमी फील की गई तब दूसरे मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक दूसरे को ये कोई भी नकारती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की कमियों को पूरा करती है। बट कुछ ऐसी चीज़ भी है जहाँ ये तीनों मिलकर एक हो जाती हैं, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ है इनमें जो कि यूनिवर्सल है। और ऐसा क्या है, यूनिवर्सल है कंजर्वेशन लॉज।
यूनिवर्सल होने का मीनिंग है तीनों में कॉमन है। यूनिवर्सल मीन्स हर जगह कंजर्वेशन लॉज जो है वो राइट प्रूव होते हैं, इन्हें आप नकार सकते ही नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऐसा होगा ही होगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे क्वेश्चन में ये नहीं आ रहा है या मेरी सिचुएशन में ये नहीं आ रहा है, तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं ये हर जगह प्रूव होने चाहिए। इससे किसी भी तरह की बात जो है आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैंने जो रिसर्च की वो सही है या फिर मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है। कंजर्वेशन लॉज हर एक मैकेनिक्स में जो है वो प्रूव होंगे, करेक्ट होंगे, एप्लीकेबल होंगे और हमेशा सच होंगे। और ये कंजर्वेशन लॉज हैं क्या? ये हैं 3 कंजर्वेशन लॉज, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एनर्जी को ई से, लीनियर मोमेंटम को स्मॉल पी से और एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तीनों लॉज होंगे ये हर एक फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉज जो हैं ये हमेशा प्रूवन होंगे, हमेशा राइट होंगे और हमेशा कंजर्व रहेंगे। मतलब एनर्जी कंजर्व होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कंजर्व होने का मीनिंग है कोई एक्टिविटी हुई उसके पहले भी ये सेम थे और उसके बाद भी ये सेम ही होंगे, वो वैल्यू जो है वो इक्वल ही होगी। तो बहुत ही जल्दी से मैं आपको आज के लेक्चर की समरी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने बात की थी व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डिफाइंस मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर में रिलेटिवली मैसिव ऑब्जेक्ट्स और रिलेटिव लोअर स्पीड्स पर हम बात कर रहे थे। REL का मीनिंग है रिलेटिव। और क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रो स्केल की बात की गई, इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक लेवल और न्यूक्लियर फिजिक्स की। रिलेटिव मैसिव ऑब्जेक्ट्स और लोअर स्पीड्स क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग है। क्लासिकल मैकेनिक्स में 2 मैकेनिक्स हमने देखी थी, एक तो न्यूटोनियन थी और एक एनालिटिकल थी। न्यूटोनियन में बात हुई थी वेक्टर्स की, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इन सब की। और एनालिटिकल में बात हुई थी लैग्रैंज और हैमिल्टन की, जो कि स्केलर से डील कर रही थी, जो कि एनर्जी स्केलर होती है। खासियत क्या निकल करके आई थी लैग्रैंज और हैमिल्टन की, जो एनालिटिकल थी, कि जनरलाइज किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जहां पर न्यूटन साहब फेल हो गए थे। नेक्स्ट रिलेटिविस्टिक में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये बताया कि सी जो है कांस्टेंट होता है। कितना होता है? 3 × 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है उसकी वैल्यू, जो लाइट की वेलोसिटी है वैक्यूम में। अब फिर हमारे दिमाग में सवाल आया था कि इतना कुछ पढ़ लिया, 3 तरह की मैकेनिक्स पढ़ ली, व्हाट इज कॉमन इन मैकेनिक्स? इन सब मैकेनिक्स में कॉमन क्या है? तो क्या डिफरेंसेस देखे थे हमने? रिलेटिविस्टिक में तो रिलेटिव स्पीड की बात हो रही थी, सब स्पीड्स पर डील कर रही थी। REL मीन्स रिलेटिव। क्लासिकल लो स्पीड पर डील कर रही थी और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो माइक्रो साइज पर डील कर रही थी, मतलब छोटे साइज पर। ओके, लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन कहाँ जाकर होती है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीनों चीज़ें जो है यूनिवर्सल होंगी, मतलब कि ना तो इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह का यूनिवर्सल वाला मामला यही है, कोई भी एक्टिविटी होगी उससे पहले और बाद में ये तीनों सेम रहेंगे, ये हमेशा प्रूवन है, ये हमेशा ही करेक्ट बात होगी। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस और किस तरह की हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।